नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार झारखंड में हेमंत सोरेन ने अकेले शपथ क्यों लिया। यह सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन ने अकेले चुनाव नहीं लड़ा था। हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, आरजेडी चुनाव लड़ी थी, सीपीआई-एमएल चुनाव लड़ा था। ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि कल तक कांग्रेस के दर्जनों विधायक जो कि दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, उनकी मंशाओं का क्या वो मंत्री नहीं बनेंगे? क्योंकि हेमंत सोरेन ने बहुत साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के कोटे से 4 को मंत्री बनाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस में सिर्फ उटव्वल चल रहा है या कांग्रेस को बहुत ज्यादा हेमंत सोरेन तवज्जो देने के मूड में नहीं है। आखिर क्या कुछ चल रहा है झारखंड की राजनीति में? क्योंकि अभी तो हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में तमाम ऐसे नेता पहुंचे हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ, आप कह लीजिए कि केंद्र के स्तर पर जोरदार आवाज उठाते हैं, आवाज बुलंद करते हैं। और हेमंत सोरेन की जीत को ये लोग सब अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने भी शपथ ग्रहण से पहले झारखंड की जनता को यह कहा कि यह जीत हर झारखंडी की जीत है, लेकिन हमारा जो संघर्ष है वो अनवरत जारी रहेगा। हम न डरेंगे न दबेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमारी एकता मजबूत रहेगी। पर गंभीर सवाल यह है कि आखिरकार कांग्रेस में चल क्या रहा है? आखिरकार आरजेडी के कोटे से मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? सीपीआई-एमएल शामिल नहीं होगी क्या, यह तय हो गया है? तो फिर हेमंत अकेले शपथ क्यों ले रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई है? क्या अंदर खाने इतना भूचाल मचा हुआ है जिसको हेमंत मुख्यमंत्री बनने के बाद एड्रेस करना चाहते हैं? यह एक बड़ा गंभीर सवाल है जिसका जवाब हम तलाशने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, यशोनाथ झा जी हैं, झारखंड से सीधा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रियदर्शी रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। यशोनाथ झा जी, प्रियदर्शी रंजन जी, प्रदीप झा जी, तीनों पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और साथ ही साथ डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। यशोनाथ झा जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूँगा। मुझे याद है आपने जो कुछ कहा था वही हुआ झारखंड में। आपने बहुत सारी ऐसी बातें कही और जिस तरह से आपने ठोक के कहा था कि कहीं जमीन पर यह मुद्दा नहीं है हिंदू मुस्लिम का, कहीं जमीन पे यह मुद्दा नहीं है बांग्लादेशी घुसपैठ का, वो तो परिणाम में दिखाई पड़ गया। लेकिन हेमंत सोरेन बहुत बड़े नेता बनकर के उभरे हैं और उनको बड़ा नेता बनाने में उनकी पत्नी का बड़ा योगदान है। पर सवाल ये उठता है कि इतना भारी मैंडेट के बीच में हेमंत सोरेन अकेले क्यों शपथ ले रहे हैं? क्या वजह है? क्या कांग्रेस में कौन कौन मंत्री बनेगा ये तय नहीं हो पाया है? क्या आरजेडी में किस किस को मंत्री बनाना है ये तय नहीं हो पाया है? या घटक दल को कैसे साथ लेके चलना है ये अभी हेमंत सोरेन तय नहीं कर पाए हैं? आखिरकार चल क्या रहा झारखंड में? पंकज जी, ये बात सही है कि हेमंत सोरेन का अकेले शपथ लेना, इतने प्रचंड बहुमत, इतनी प्रचंड जीत के बाद अकेले शपथ लेना थोड़ा अचंभित तो करता है ये फैसला। लेकिन इसके साथ ही कुछ 2-3 चीजें जो हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। पहले तो जो कैबिनेट का फॉर्मूला पिछली सरकार में, हेमंत के पिछली सरकार में था, जैसा कि संवैधानिक प्रावधान है कि कम से कम 12 मंत्री हो सकते हैं किसी भी राज्य में, और मैक्सिमम 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा या विधानसभा का, संसद या विधानसभा का। उस हिसाब से झारखंड में मिनिमम भी वही है, मैक्सिमम भी वही है। तो एक तो ये मजबूरी है हेमंत सोरेन की कि वो 12 मंत्री बनाएं, तो अपने आ गए और 11 और मंत्री इनको लेना है। अब इन्होंने जो शुरुआत में जो फॉर्मूला मीडिया में आया, हालांकि
मैं आज भी फिर भी कह रहा हूं, पत्रकारिता करते हुए भी, पत्रकार होते हुए भी, कि मीडिया में बहुत सारी बातें जो हैं वो हवा में घूमती रहती हैं। कम से कम झारखंड में तो मैंने ऐसा ही देखा। ये बात सही है कि कांग्रेस में अभी तक ये तय नहीं कर पाया है कांग्रेस ने कि उसके कोटे से कौन कौन मंत्री बनेंगे और कितने मंत्री होंगे। पिछली बार 4 मंत्री थे, उसके 16 विधायक थे, इस बार भी 16 विधायक हैं और 4 मंत्री कैबिनेट का उसको मिलना है। लेकिन उस 16 में 4 कौन होंगे विधायक मंत्री बनेंगे, ये अभी तक कांग्रेस तय नहीं कर पाई है और उसके अंदर भयानक रूप से ये रस्साकशी चल रही है। हर कोई स्वाभाविक है मंत्री बनना चाहता है। पिछली बार जो 4 लोग जीते थे उसमें कांग्रेस कोटे से उसमें एक चुनाव हार गए हैं, बन्ना गुप्ता जी, तो एक ही बर्थ खाली है वहां। तो ये बर्थ जो खाली है इसमें किसको भरा जाए? बन्ना गुप्ता के जगह में किसी पिछड़ी ओबीसी को भरा जाएगा तो उसमें कौन रहेगा, ये सवाल एक है। दूसरा, विधायक दल का नेता अभी तक नहीं चुना गया है कांग्रेस का, 5 दिन हो गए हैं लगभग ये का। तो इसलिए एक तो ये कारण है। दूसरा, राजद के साथ दिक्कत क्या है कि राजद 4 विधायक आए हैं, उसको 1 मंत्री का पद मिलना है। वो तय नहीं कर पाए हैं वो भी कि हमारे कोटे से कौन मंत्री बनेगा। वो सुरेश पासवान होंगे या संजय यादव होंगे या दूसरे संजय यादव होंगे या नरेश सिंह होंगे। ये एक बड़ी समस्या है। इसलिए हेमंत सोरेन ने अभी पहले दिन किसी को नंबर 2 नहीं रखा है। उन्होंने डिप्टी सीएम का पहले ही प्रस्ताव जो है, कांग्रेस की मांग जो है वो ठुकरा दी है। तो मुझे लगता है कि ये हेमंत सोरेन की एक पॉलिटिकल मजबूरी थी कि वो आज शपथ ले लें और बाद में शपथ कैबिनेट का विस्तार करेंगे। इसके पीछे जो राजनीति मुझे नजर आ रही है वो ये है कि झारखंड जेएमएम में भी मंत्री बनने के लिए इस समय जबरदस्त रसाकशी चल रही है और इसलिए इसको बाद में एड्रेस करेंगे हेमंत सोरेन। यही मेरी समझ से अब तक जो मैंने जानकारी इकट्ठा की है कि ये इसलिए हेमंत सोरेन ने पहले शपथ लेने की बात फैसला किया है और फैसला किया और उन्होंने शपथ ले ली है और अब वो एक एक करके ये यशोनाथ जी मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं समझता हूं कि दर्शक भी ये बात जानना चाहते होंगे। जितना प्रचंड बहुमत है, क्या आपको लगता है कि अब भी हेमंत सोरेन सरकार को कोई दिक्कत है? क्योंकि 16 विधायक ठीक है कांग्रेस से जीते हैं, आप देख लीजिए 4 जो है सो आरजेडी से जीते हैं, तो 16-4-20 तो ये हो गए और सीपीआई-एमएल से जीते हैं। तो सवाल ये उठता है कि 41 का आंकड़ा इनको पार करना है और 41 में मुझे जहां तक याद है 37 विधायक इनके जीते हैं। कितने जीते हैं हेमंत सोरेन के? 36 जीते हैं। 36 जीते हैं, सॉरी 34 जीते हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आखिरकार कांग्रेस क्यों नहीं तय कर पा रही है? क्या कांग्रेस को डर है कि उसके बाकी विधायक छोड़ के चले जाएंगे, पार्टी में टूट हो जाएगा? क्या आरजेडी को डर है कि बाकी विधायक टूट करके चले जाएंगे? क्योंकि ऐसे ऐसे जो छोटे राज्य हैं जहां पे विधायकों का टूटना बड़ा आम माना जाता है, जब तक कि कोई बड़ी पार्टी, ताकतवर पार्टी नहीं हो। तो क्या यही वजह है जिस वजह को एड्रेस हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन करके करना चाहते हैं, ना कि मुख्यमंत्री बनने से पहले करना चाहते हैं? मुझे याद आ रहा है पंकज जी, आपका जो ये सवाल है ना, इसका जवाब जो है थोड़ा पीछे मैं ले जाना चाहता हूं। बिहार में जब 2017 में चुनाव हुआ था और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, मतलब जेडीयू और आरजेडी को प्रचंड बहुमत मिला था 15 में जी, 15 में
तो ये चुनाव रिजल्ट आने के बाद, सरकार गठन के तुरंत बाद हम लोगों के एक मित्र थे, बहुत बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलके सरकार बना लेंगे, और वही हुआ था। झारखंड में आज जो हुआ है और इस बार का जो चुनाव परिणाम है, अब आप देखिए कि इस संभावना को आप नकार नहीं सकते हैं कि 34 और 24 कितना होता है, 58। हाँ, 34 और 24 आप समझ पा रहे होंगे, 58। हाँ, तो हेमंत सोरेन कांग्रेस को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि दबाव की राजनीति अब नहीं चलेगी, ब्लैकमेलिंग आप नहीं कर सकते। अरे आप बड़ी बात कह रहे हैं। क्या ये भी हो सकता है कि जेएमएम और बीजेपी झारखंड में साथ आ सकते हैं? क्या इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है आपको? नहीं, अभी कोई संभावना नहीं है। अभी हेमंत सोरेन जो है वो हीरो हैं, और हर कोई, इवन बीजेपी ये चाह रही है कि हम किसी तरह इस हीरो को अपने पाले में कर लें। बड़ी बात कह रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास। आपने जो मैं सोच रहा था वो आपने कह दिया, क्योंकि डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं हैरान हुआ जब कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों के पास पहुंचते हैं। वैसे ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल होता है, हर जीता हुआ मुख्यमंत्री पीएम से मिलने जाता है, लेकिन गृह मंत्री को भी आमंत्रित करने गए थे। मुझे इसमें तभी एक पॉलिटिक्स भी नजर आने लगी थी कि शायद हेमंत और कल्पना ये मैसेज भी कांग्रेस को देना चाह रहे हैं कि ज्यादा आप हमें तंग करेंगे, परेशान करेंगे, तो झारखंड के इंटरेस्ट में हम बीजेपी के साथ भी चले जाएंगे। पहले भी बीजेपी के साथ जेएमएम सरकार बना चुकी है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी भी चाहेगी कि अरे ठीक है, अब हमें झारखंड में हमारा सब प्रयोग असफल हो गया, तो क्यों नहीं झारखंड में जेएमएम मतलब हेमंत सोरेन ही हमारे नेता हो जाएं? क्या ऐसी संभावना हो सकती है क्या, जैसा यशोनाथ झा जी कह रहे हैं? राजनीति में संभावनाओं से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता है। राजनीति तो संभावनाओं का ही खेल है, और राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी है। अगर हेमंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी का कोई समीकरण बनता है झारखंड में, तो ये केवल झारखंड का नहीं बल्कि पूरे देश के आदिवासियों के बीच में एक मैसेज है। एक राष्ट्रपति जी हैं, उनके बारे में तो बराबर भाजपा प्रचारित करती है कि देखिए हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। तो हेमंत सोरेन अगर इनके साथ जुड़ जाते, और हेमंत सोरेन अब इतने मैच्योर्ड और परिपक्व खिलाड़ी हो गए हैं कि कांग्रेस के दबाव में आने वाले नहीं है। आज ही मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था, अब 4 सीटें आरजेडी जीती है और 2 मंत्री बनाने का दावा कर रही है कि हमको 2 मंत्री पद चाहिए। 2 सीटें सीपीआई-एमएल जीती है, वो कह रही है कि हमको भी 1 मंत्री चाहिए। और कांग्रेस वाली बात तो आ ही गई कि कम से कम 4 मंत्री तो हमको चाहिए ही। तो भाई जब 12 ही मंत्री बनना है और उसमें सारे मंत्री और सारे विभाग इन्हीं के जिम्मे हो जाएंगे, तो हेमंत सोरेन बतौर मुख्यमंत्री रह करके भी बहुत सारे न पॉलिसी न एग्जीक्यूशन, दोनों में बहुत सफल नहीं हो पाएंगे। तो हेमंत सोरेन ने जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को भी आमंत्रित किया, गृह मंत्री जी को भी आमंत्रित किया, और कल्पना सोरेन तो 8 महीने का ही न कालखंड है। अभी मैं देख रहा था एक जगह टेलीविजन पर ही कि कहा जाता है कि 8 महीना पहले तक कल्पना श्रृंगार और परिवार यही दोनों के बीच में जुड़ी हुई थी, और उससे निकल करके और पब्लिक डोमेन में आती है, कनेक्ट होती है। जब वो पहले मंच शेयर करती है ऑडियंस के सामने, तो न वो अपने आंसू को रोक पाती है, न आत्मविश्वास के साथ वो बोल पाती है। और 8 महीना में जिस तरह से निकल करके आई है, तो बिल्कुल संभावना हो सकती है, चूंकि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ये रणनीति पर काम कर सकते हैं, जिसकी तरफ इशारा अभी किया
कि अगर ये लोग मानेंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो फिर तो राहें हो सकती है और रहे। जेएमएम तो सरकार में रही है इनके साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, और भारतीय जनता पार्टी इस मामला में इतना कैलकुलेटिव है। महाराष्ट्र तो उदाहरण सबके पूरे देश के सामने है। क्या कभी लगता था कि शिवसेना टूट जाएगी, एक नाथ शिंदे उनके साथ हो जाएंगे? तो भाजपा दो ये कर सकती है, दो तरह के प्रयोग कर सकती है। एक प्रयोग तो ये कर सकती है कि अगर जिनको मंत्री पद झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं मिलेगा, उनको साधने का प्रयास कर सकती है कि आपके हिस्से में क्या आया। फिर हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन की ही तो सरकार है, और नहीं तो फिर हेमंत सोरेन को साधने की कोशिश करेगा कि क्यों आप बीजेपी के दबाव, कांग्रेस के दबाव में हैं, आरजेडी के दबाव में हैं, आ जाइए आप ही सरकार चलाइएगा, बस हमारी सहभागिता चाहिए। तो हेमंत सोरेन, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं उस तर्क से सहमत हूं। सारे दांव आजमा करके दो बड़े बड़े जो कहते हैं कि हेमंत विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जैसे कद्दावर नेताओं को लगा करके नारे और अस्मिता से जोड़ करके बेटी रोटी माटी करके 24 सीटों पर वो सिमट जाते हैं। तो अपनी पता है भारतीय जनता पार्टी को, झारखंड में हम बिना किसी वैसे छत्रप को लिए हुए जिसकी ताकत है मुख्यमंत्री, बिल्कुल हम उनके भी सरकार नहीं बना सकते। बिल्कुल। लेकिन प्रदीप झा जी, ये बताइए कि आपको लगता है कि यह संभावना है, क्योंकि जिस समय बीजेपी उनके साथ चली जाएगी, जैसा यशोनाथ झा जी कह रहे हैं कि ये इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, तो क्या वाकई आपको भी लगता है कि यह संभावना भी बनता है? क्योंकि ये भी तो हेमंत सोरेन के लिए ठीक ही रहेगा कि केंद्र जो है समर्थन में आ जाएगा। जो केस मुकदमे हैं, कई लोग कहते हैं कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाकर के सब पवित्र हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, तो ये भी बात हो जाएगी, और जो छोटे मोटे आरोप हैं वो भी ढल जाएंगे, और हेमंत सोरेन के लिए कहने को हो जाएगा कि भैया हम तो झारखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, हमें जो झारखंड के विकास में मदद करेगा उसके साथ हम खड़े हैं। क्या ये संभावना है? कि मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस बर्डन भी तो है। कैंपेनिंग के दरमियान जिस तरीके से कांग्रेस के लिए हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को कैंपेन करना पड़ा, उनके कैंपेन की वजह से इनको 16 सीटें मिली है। ये मैंडेट हेमंत सोरेन का है। ऐसे में अगर कांग्रेस दबाव डालने लगे कि नहीं हम तो ज्यादा मंत्रिमंडल चाहिए, हमारा उप मुख्यमंत्री भी चाहिए, कांग्रेस को लेकर के जेएमएम दबाव में महसूस करे, तो जेएमएम ऐसा क्यों नहीं करेगी? नहीं पंकज जी, आपका कहना सही है, और यशोनाथ जी ने जो सवाल उठाया है वो उनके अनुभव के अनुसार है, क्योंकि पहले भी इस तरह की घटनाएं आप देखेंगे झारखंड में हो चुका है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, इस बात का एहसास तो हर व्यक्ति को हो चुका है कि झारखंड में जो भी कांग्रेस को भी जो सीटें मिली है वो हेमंत सोरेन के कारण मिली है। हेमंत सोरेन का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है। हम लोग वो चर्चा कर रहे थे चुनाव से पहले भी कि वहां पे राहुल गांधी की सभाएं क्यों नहीं हो रही है, तो कई बार बातें निकल कर आई कि राहुल गांधी अगर सभाएं ज्यादा करेंगे तो हो सकता है कि हेमंत सोरेन को नुकसान हो, बीजेपी के ही फायदा ना हो जाए। नंबर 1। नंबर 2 बात क्या है कि देखिए, हेमंत सोरेन को आज पता है कि कांग्रेस को हेमंत सोरेन को मिलने के लिए कांग्रेस से कुछ नहीं है आज, लेकिन बीजेपी के साथ अगर वो जाते हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्तिगत लाभ भी ले सकते हैं और झारखंड के लिए भी वो फायदा पहुंचा सकते हैं, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। ठीक है। नंबर 3, एक और चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण है अभी के समय में, अब देखेंगे पंकज जी कि देश भर में कोई भी क्षेत्रीय दल जो अभी मजबूत स्थिति में है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे बंगाल में ममता बनर्जी हो, ठीक है, ये जितने भी क्षेत्रीय दल है वो सभी के सभी प्राय कांग्रेस के आधार वोट को खाकर ही आप कह सकते हैं, आधार वोट को अपने आप में अंदर समाहित करके ही बड़ी पार्टियां बनी है। और लेकिन झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पर कि मैंने जितने राज्यों का नाम लिया उनमें केवल एक झारखंड ही ऐसा है जहां पर कि कांग्रेस तीसरी शक्ति अभी तक बची हुई है। मुझे लगता है हेमंत सोरेन के निशाने पर कांग्रेस पार्टी आ सकती है झारखंड में, क्योंकि अभी तक का जो स्थिति है वहां पर कि कांग्रेस अपनी कम से कम तीसरे नंबर की पार्टी होने की हैसियत जो है वो बरकरार रखी है। आप
कई राज्यों को देख लीजिए, वहां पर जहां कांग्रेस पहले दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पे गई, उसके बाद वो लगभग जीरो हो गई है। चाहे वो बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, अपनी पोजीशन नहीं बरकरार रख पाई है। लेकिन झारखंड में लगातार 2000 से लेकर, इस झारखंड जब से बना 2000 में, तब से लेकर आज तक कांग्रेस कम से कम तीसरे नंबर की स्थिति को बना के रखी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अगर एक नंबर की पार्टी वहां बनना चाहती है तो उसके आधार में जो विस्तार होना है वो कांग्रेस के वोट को ही खाकर बनेगा। कांग्रेस के वोट को ही डाइजेस्ट जब हर जेएमएम करेगी, तभी जेएमएम अपने बलबूते पर 50 सीट नहीं, ठीक है, वो अपने बलबूते पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी तो है प्रियदर्शी रंजन जी। अगर जेएमएम बीजेपी के तरफ चली जाती है तो एंटी बीजेपी वोट जिस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में चला जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि एक पहलू ये भी है कि कांग्रेस बहुत मजबूत हो जाएगी? आपको नहीं लगता कि जो मुस्लिम मतदाता हैं या जो आदिवासी मतदाता हैं, चलिए उसमें जो बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं जो एंटी बीजेपी वोट करते हैं, और उस पूरे वोट को लेकर के कांग्रेस बहुत मजबूत हो जाएगी? तो आपको लगता है कि जेएमएम इस तरह की राजनीति इस समय करना चाहेगी? ये संभव हो सकता है। वैसे ये पॉसिबिलिटी है कि अगर ज़्यादा दबाव कांग्रेस डालेगी तो जेएमएम के पास विकल्प क्या होगा? जैसा यशोनाथ झा जी कह रहे हैं कि 34, 24, 58 और बड़ा स्मूथ गोइंग होगा। बीजेपी को क्या है, केंद्र में सरकार और राज्य में सहभागिता, और ठीक है एक आदिवासियों के बीच में मैसेज भी जाएगा। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि एक मशहूर शायर की शायरी है, वहीं से मैं कहना चाहूँगा कि काफिले से अलग मत होइए, रहजनों के गुजर जाने के बाद अभी रहबरों का आना बाकी है। तो ये हेमंत सोरेन के लिए भी है और कांग्रेस के लिए भी, आरजेडी के लिए भी, माले के लिए भी। जिस तरीके से इन लोगों में आपस में ही सरकार बनने के बाद मतभेद उभर करके सामने आ गया है, वो शुभ संकेत नहीं है। और एक जो चीज जिस पर नजर डालनी चाहिए वो ये है कि हेमंत सोरेन चाहते हैं कि उनकी हनक के साथ सरकार चले, और उस हनक में न बाधा कांग्रेस बने, न आरजेडी बने, न माले बने। और भविष्य में अगर 5 साल उनको सरकार चलाना है तो इन पार्टियों को कंट्रोल में रखना होगा। अपनी पॉलिसियों को अगर लागू कराना है तो इन पार्टियों पर नियंत्रण रखना होगा। और हेमंत सोरेन अभी से वे संकेत दे रहे हैं कि ये चुनाव उनके करिश्माई नेतृत्व के बल पर जीता गया है और उनके करिश्माई नेतृत्व के सहारे 5 साल सरकार भी चलेगी। इसमें हस्तक्षेप किसी का नहीं चलेगा। कांग्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। जो 5-1 का अनुपात पिछले सरकार में मंत्रियों का था, वही अनुपात हेमंत सोरेन चाहते हैं कि बना रहे। और इधर से दबाव है कि 4-1 का फॉर्मूला किया जाए। कांग्रेस चाहती है, आरजेडी चाहती है कि 4-1 का फॉर्मूला तय हो। माले जिसके पास 2 सीट है वो भी चाहती है कि मुझे सरकार में मंत्रिमंडल मिले। तो ये लोग जो दबाव बना रहे हैं उसका काट हेमंत सोरेन की ओर से किया जा रहा है। हेमंत सोरेन ये मैसेज दे रहे हैं कि हम दबाव में नहीं आने वाले और आपके बिना भी हम शायद सरकार चला ले जाएंगे अगर मान लीजिए कांग्रेस ज्यादा करे। कांग्रेस की 2-3 डिमांडें हैं। पर मैं यशोनाथ झा जी आपसे ये पूछना चाहूंगा, दरअसल कांग्रेस को क्या अपनी जमीनी हकीकत का एहसास नहीं है क्या? क्या कांग्रेस के विधायक जीत गए तो उनको लगता है एक मौका मिल गया और किसी तरीके से मंत्री बन जाओ? क्या उनके लीडर्स को, उनके विधायकों को यह पता नहीं है कि यह मैंडेट उनका है या हेमंत सोरेन का है? आखिरकार इस तरह का दबाव कांग्रेस की तरफ से जेएमएम को क्यों है? पंकज जी, ये कांग्रेस का दबाव हेमंत सोरेन पर नहीं है। मैं इसको दूसरे तरह से देखता हूं। ये जो कांग्रेस जो अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि मंत्री कौन बनेगा, असल झगड़ा जो है वो कांग्रेस और जेएमएम के बीच के रिश्ते का नहीं है। ये झगड़ा जो है ये कांग्रेस का अंदर का है। मतलब कोई किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है, सब अपने को सीनियर लीडर और मंत्री पद के काबिल मान रहे हैं। पहली बात यही है। और हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा उस दिन, परसों जब वो दिल्ली से लौट के आए, कल जब परसों जब लौट के आए थे दिल्ली से, तो उन्होंने साफ साफ ये कहा था अनौपचारिक रूप से
कि मैंने कांग्रेस को बता दिया है कि मेरा फॉर्मूला ये है, इस पर वो किसको किसको मंत्री बनाना चाहते हैं ये वो हमको बता दें। और गुलाम अहमद मीर जैसा व्यक्ति जो कांग्रेस का प्रभारी है, उनको अब तक वो तय नहीं कर पाए हैं कि कांग्रेस के 16 विधायकों में से 4 मंत्री कौन होंगे। एक बन्ना गुप्ता हारे हैं सिर्फ, जो पुराने इसमें मंत्री थे, बाकी तीनों मंत्री जीत गए हैं। रामेश्वर उरांव जीते हैं, दीपिका पांडे सिंह जीत गई हैं, और ये इरफान अंसारी, तीसरे मंत्री जो थे इरफान अंसारी, वो भी जीत गए हैं। तो एक चौथा सिर्फ जगह खाली है। अब ये 3 मंत्री जो जीते हैं ये दोबारा से रिपीट हो कि नहीं हो, ये कांग्रेस का झगड़ा है। दूसरी बात जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, सारे लोग जो कह रहे हैं, जो संभावनाओं की बात हो रही है, यहाँ राजनीति, चुनावी राजनीति और सरकार चलाने की रणनीति, ये हेमंत सोरेन दोनों को अलग अलग देख रहे हैं। अगर हेमंत सोरेन ये जानते हैं कि अगर अभी मैंने इधर उधर जाने की कोशिश की या दूसरे के साथ गए 2 विपरीत धाराओं के बीच, तो चुनावी नुकसान उनको होगा। जो आपने बात कही कि क्रिश्चियन वोटर हैं या अल्पसंख्यक हैं या जो भाजपा का विरोधी वोट है, उससे उनको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए वो सीधे सीधे कांग्रेस को नकार नहीं रहे हैं अभी कि नहीं, आपको हम खारिज कर दें, आपके साथ हम नहीं रह सकते हैं। लेकिन अंततः अगर उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा तो सरकार चलाने के लिए उनको यही करना होगा। यशोनाथ झा जी, जरा एक बार आप और साफ करिए। आप बड़े अनुभवी हैं, झारखंड की जमीन को बड़े करीब से देखते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा चुनाव जिसमें जबरदस्त दुराव देखा गया भाजपा और जेएमएम के बीच, आपको लगता है कि जेएमएम भी इतनी होशियार है कि वो बीजेपी के साथ अब चुनाव के बाद जा सकती है? क्योंकि जेएमएम ने बहुत सारे वादे ऐसे कर दिए हैं जो प्रैक्टिकली केंद्र की मदद के बगैर संभव नहीं। क्या आपको लगता है कि उसको पूरा करने के लिए भी जेएमएम चाहेगी, हेमंत सोरेन चाहेंगे कि केंद्र से अच्छे रिश्ते रहें और हम बेहतर काम करते रहें और हम अपने प्रदेश में अपनी सरकार चलाते रहें और अपनी पकड़ मजबूत रखें, जैसे नवीन पटनायक सालों करते रहे, जैसे हमने आंध्र प्रदेश में देखा कि वाईएसआर पार्टी वो हमेशा करती रही जो पिछले मुख्यमंत्री थे? तो क्या आपको लग रहा है कि जेएमएम भी उस भूमिका में आ सकती है? नहीं, जेएमएम उस तरह की राजनीति न कभी करती है न करेगी। मुझे जो लगता है जेएमएम जो है वो एक धारा में चलती है। जेएमएम की पार्टी, जो जेएमएम का इतिहास जो देखेंगे आप, तो वो किसी एक धारा में चलती है, चाहे वो दाहिनी ओर जाए या बाईं ओर जाए। वो दोनों धाराओं के बीच बैलेंस, वो बैलेंसवादी नहीं है पार्टी। वो जो करती है वो पार्टी वो साफ साफ करती है। ये चाहे आप अगर पहली बार जब शिबू सोरेन मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन जब सरकार चला रहे थे, शिबू सोरेन, और एनडीए का समर्थन, एनडीए के खिलाफ उन्होंने मत दिया था शिबू सोरेन ने लोकसभा में, और जब सरकार गिर गई थी अर्जुन मुंडा की, तो सॉरी हेमंत सोरेन की, तो उसमें ये स्पष्ट हो गया। बीच में जेएमएम दोनों तरफ के का मलाई खाने वाली पार्टी नहीं है। वो जो भी करेगी, और इस जीत के बाद जो इस बार हुआ है उसके बाद तो वो एकदम, जैसा प्रियदर्शी ने कहा कि वो हनक के साथ सरकार चलाना चाहते हैं कि इसमें कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी बात, जो वादे उन्होंने किए हैं, जो आपने कहा कि केंद्र के बिना संभव नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। केंद्र के बिना संभव अच्छी तरह से है, सिर्फ ईमानदारी से काम करने की जरूरत है, जो हेमंत सोरेन निश्चित रूप से इस बार जो 5 साल, अगले 5 साल आप देखेंगे
कि जो वादे किए गए हैं 450 रुपए का सिलेंडर हो, चाहे 2500 रुपए मैया सम्मान योजना हो, चाहे और जो भी घोषणाएं की गई हैं जिसको फ्रीबीज कहा जा रहा है, वो सारी योजनाएं, सारे वादे पूरे होंगे, इसमें कोई शक नहीं। हेमंत सोरेन से अब किसी बैलेंस बना के चलने वाले नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। नहीं पर या बैलेंस या उत्पाद नहीं, पर मैं आ रहा हूं डॉक्टर संजय आपके पास। ये बताइए कि क्या आरजेडी के भी जो उम्मीदवार जीते हैं वो आरजेडी के बड़े डिवोटेड कैडर नहीं है, विधायक नहीं है? अगर मंत्री नहीं बनाया जाएगा चारों में से चारों को या दो को, तो उनमें से कोई एक दो इधर उधर खिसक सकता है। इसी तरीके से कांग्रेस के विधायक भी इधर उधर खिसक सकते हैं, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी खिसकने, इधर उधर पाला बदलने की बात होगी या हॉर्स ट्रेडिंग जैसा कुछ होगा, क्योंकि ना बीजेपी इतनी हिम्मत करेगी इस पटकनी खाने के बाद, इतनी बड़ी पराजय झेलने के बाद वो इसकी कोशिश नहीं करेगी। अब ऐसा कुछ अप्रत्याशित हो जाए कि नहीं सारे के सारे लोग चले जाएं। डिवोटी की, जहां तक डिवोटेड की बात है, तो आजकल पंकज जी, आजकल की राजनीति में डिवोशन जो है किसी पार्टी या संगठन या विचारधारा को लेके, ये बहुत क्या कहें, इमेच्योरिटी, अपरिपक्वता की निशानी होगी कि कोई डिवोटेड है कि हम इसी पार्टी हाँ, आजकल समझदारी वाली बात तो यही है कि आप कितने चालाक हैं और कितने धोखेबाज हैं। जब आपका कोई आइडियोलॉजी नहीं है तो आप ज़्यादा होशियार हैं, समझदार हैं, प्रैग्मेटिक हैं, ये बात माना जाए। लेकिन सवाल ये उठता है डॉक्टर संजय कि कांग्रेस इस स्थिति में पहुंच गई है कि वो ये भी तय नहीं कर पा रही है कि उसका 4 मंत्री कौन हो। ये बड़ा गंभीर सवाल है। कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन काबिल है, कौन कैपेबल है? आखिरकार नई फैसला करने के पीछे क्या बात हो सकती है? क्योंकि ये तो पता होगा ना, चलिए अगर लोयल लोगों को ही मंत्री बनाना है तो उसमें भी कांग्रेस क्यों डर रही है? ये तो गंभीर सवाल है। क्योंकि वहां पर आप देखिए तारिक अनवर पहुंचे हुए हैं, गुलाम अहमद मीर पहुंचे हुए हैं, तारिक अनवर जैसे सीनियर नेता, गुलाम अहमद मीर पहुंचे हुए हैं, और तब कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि कौन मंत्री होगा। आरजेडी के तरफ से जयप्रकाश यादव पहुंचे हुए हैं, तब आरजेडी तय नहीं कर पा रही है कि कौन मंत्री होगा। सीपीआई-एमएल 2 में से एक मंत्री पद चाहती है, सीपीआई-एमएल शामिल होगी नहीं होगी ये कल पता चलेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि इन सब पार्टियों की महत्वाकांक्षा के सामने हेमंत सोरेन क्या करेंगे? हेमंत सोरेन के पास खुद तो 41 की संख्या नहीं है ना। इन तीनों में से चलिए 2 सीपीआई-एमएल हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, 4-6 आरजेडी की जरूरत तो पड़ेगी, कांग्रेस की जरूरत तो पड़ेगी, और वो हेमंत सोरेन मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मैं इन पार्टियों की बात कर रहा हूं कि इतने छोटे छोटे नंबर्स में सभी मंत्री बनना चाहते हैं, और मंत्री सबको तो बनाया नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह की महत्वाकांक्षा है, और कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी साबित होगी झारखंड में। चूंकि एक तो कि जो मंत्री रहे, बन्ना गुप्ता हारी है, बिल्कुल सही कहा। बन्ना गुप्ता के बाद तो सब मंत्री जीत ही गए हैं ना, वो तो चाहेंगे ही कि हमारा रिपीटिशन हो, हम अनुभवी रहे हैं, और वो जो मंत्री हैं वो अपने अपने क्षेत्र के कद्दावर नेता है। तो क्या बन्ना एक मंत्री के वजह से आज रुक गया कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होगा? ये जो गुलाम अहमद मीर हैं वो तो झारखंड के प्रभारी ही हैं, कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो चुनाव को भी वो देख रहे थे, और जो बयान दिया था वो तो सबको हम लोग उस पर डिस्कशन किए थे। तो कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित होगी। चूंकि 16 उनके एमएलए जीते हुए हैं और वो बगावत कर सकते हैं, लेकिन उनके बगावत करने से भी वहां की सरकार के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं।
अगर मान लिया जाए कि कुछ विधायक इधर उधर भी करेंगे तो वो नहीं चाहेंगे कि हमारी सदस्यता चली जाए, और इतनी अभी उनकी ताकत नहीं होगी। जो लोग भी होंगे कि हमको मंत्री नहीं बनाया गया तो हम सरकार को अस्थिर कर दें, ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित होगी, वो आज साबित हो या 2 साल बाद साबित हो। रह गई बात आरजेडी की, तो मैंने तो कहा कि 4 उनके जीते हैं, 2 मंत्रियों की उनकी मांग है। मुझे नहीं लगता है कि अगर उस तरह से कैलकुलेशन हम जोड़ते हैं तो 7 की संख्या पहुंच जाती है। दीपंकर भट्टाचार्य संभवतः आज वहां गए हैं, तो 1 सीपीआईएमएल, 2 आरजेडी, 4 कांग्रेस, तो 7 तो यही हो जाते हैं। तो 11 अगर और हेमंत सोरेन के अलावा मंत्री बनेंगे तो 11 में 7 तो यही हो जाते हैं। तो क्या जेएमएम जो इतनी बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई, जो अपने को साबित की झारखंड में, बस वो 4 मंत्रियों पर वो मान जाएंगे? मुझे नहीं लगता है। इसलिए अभी थोड़ा मान मनोबल का दौर चलेगा, कुछ दिन का और भी लिया जाएगा टाइम कि भाई आप अपनी पार्टी से तय कर लीजिए, और ये भी तय कर लीजिए कि आपकी पार्टी से कितने लोग रहेंगे मंत्रिमंडल में। चूंकि पिछली बार आरजेडी 1 सीट जीती थी, इस बार आरजेडी 4 सीट जीत गई है, तो वो अपनी दावेदारी से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सीपीआईएमएल 2 सीट जीत गई है, वो भी कह रही है कि हमारा तो झारखंड में जमीन रहा है, हमारे कैडर वोट रहा है, हम तो जीतते रहे वहां, हमको मंत्रिमंडल में इस बार जगह चाहिए। क्योंकि वो सीपीआईएमएल जो समझ रहे हैं, अभी जो बात कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कही कि अब विचारधारा जैसी कोई बात नहीं रह गई। सरकार और सत्ता की भागीदारी से ही हम अपनी पार्टी को और अपने लोगों को ओबलाइज कर सकते हैं। अब लोग इस पर जाकर नहीं, चलिए ठीक है, लेकिन आप ये बताइए प्रदीप झा जी कि क्या सुबोध का, जी हाँ यशोनाथ झा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी। जब अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे पास एक सूचना आई है, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, बहुत दिलचस्प, बहुत आपको अच्छे इंटरेस्टिंग लगेगा ये डेवलपमेंट, कि हो सकता है कि कांग्रेस 3 मंत्री और 1 स्पीकर पे मान जाए। ये फॉर्मूला एक, मैं नहीं जानता, अभी विश्वसनीय सूचना है सिर्फ, अभी मैं उसकी थोड़ी देर में आपको पुष्ट जानकारी दे सकता हूं, लेकिन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन यही है कि कांग्रेस की तरफ से ये प्रस्ताव दिया जा रहा है कि 3 मंत्री जो जीते हैं वो रिपीट कर दीजिए और स्पीकर का पद हमें दे दीजिए। नहीं तो स्पीकर कौन हो सकते हैं? सवाल ये भी है, क्या रामेश्वर उरांव स्पीकर होंगे? स्पीकर कौन होंगे? राधाकृष्ण किशोर। राधाकृष्ण किशोर। पर ये देखिए, जो कांग्रेस की लोकल लीडरशिप है, और सुबोध कांत सहाय बड़े सीनियर नेता हैं, प्रदीप झा जी, वो तो जब परिणाम आया तभी से कहने लगे कि कांग्रेस का डिप्टी सीएम चाहिए, कांग्रेस का डिप्टी सीएम होना चाहिए, अब हेमंत सोरेन को कांग्रेस को एक उप मुख्यमंत्री का पद देना चाहिए। तो आखिरकार जो कांग्रेस की ये महत्वाकांक्षा है, वो कांग्रेस और जेएमएम के बीच सेतु का काम करेगा कौन? क्या गुलाम अहमद मीर उतने कैपेबल हैं? क्या तारिक अनवर में वो क्षमता है? आखिरकार कौन इस चीज को एड्रेस करेगा? ये तो मुझे बड़ा गंभीर विषय लग रहा है। प्रदीप झा जी अनम्यूट करिए। हाँ पंकज जी, सुबोध कांत सहाय तो राष्ट्रीय नेता भी रहे हैं ना, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं वो साबित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस प्रकार का मैंडेट है वहां पर कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है निश्चित रूप से हेमंत सोरेन की बात ही मानेगी। और हेमंत सोरेन ने ये मैसेज दे दिया है, हेमंत सोरेन ने यह स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि वहां की जो जीत है उसमें हेमंत सोरेन की सबसे बड़ी भूमिका है। और इस बार हेमंत सोरेन उस स्थिति में है जिस स्थिति में बिहार में लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, या फिर जब सरकारें बनी है तो नीतीश कुमार जिस स्थिति में होते थे कि नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव जिस प्रकार से, जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से मंत्री का नाम मांगा करते थे, कांग्रेस देने पर मजबूर थी, वही स्थिति इस बार मुझे लगता है झारखंड में होने की संभावना है। क्योंकि इस सरकार में इस बार हेमंत सोरेन का डोमिनेंस बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, एक और चीज है, जब संजय जी कुछ बता रहे थे तो मुझे लगा कि यशोनाथ जी जब मुस्कुरा रहे थे तो वो डिफेक्शन वाली विषय पर शायद
लगता है कि जैसे कि कांग्रेस के लोग या फिर आरजेडी के जो 4 विधायक हैं, अगर उनकी इच्छा की पूरा नहीं हुई तो फिर क्या वो अपनी पार्टी को तोड़ेंगे या पार्टी छोड़ के जाएंगे। ये बात सही है कि बीजेपी के साथ जाकर जो है सरकार कोई बनने वाली नहीं है, क्योंकि दूरी जो है वो बहुत बड़ी है। लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि जिस प्रकार के लोग कांग्रेस पार्टी में चुनाव जीत कर आए हैं और जिस प्रकार की व्यूह रचना बीजेपी इधर 10 सालों के अंदर देश भर के अंदर करती रही है, जिस प्रकार के ऑपरेशन करने के लिए जानी जाती है, उसमें कुछ भी संभव है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी में भी जितने लोग चुनाव जीत कर आए हैं 16 में, इस बार वरिष्ठ नेताओं की संख्या, तथाकथित वरिष्ठ नेताओं की संख्या जो कि मंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार बनते हैं, अपने आप को समझते हैं, उनकी संख्या ज्यादा है इस बार। जिसे हम हेवी वेट कहते हैं ना, हेवी वेट की संख्या ज्यादा है। तो क्या वो चार मंत्री पद से, चाहे वो 3 मंत्री पद और 1 विधानसभा अध्यक्ष से, कांग्रेस पार्टी और हेमंत सोरेन उन लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे? क्या आरजेडी में भी जो 4 विधायक जीत कर आए हैं उसमें 3 लोग तो मुझे लगता है पहले भी विधायक रहे हैं। तो ये लोग क्या आरजेडी के प्रति समर्पित है? विचारधारा उनके लिए, जैसा यशोनाथ जी ने कहा कि विचारधारा तो अब कहाँ है, उसकी ढूंढना पड़ेगा विचारधारा को किन लोगों के पास है। तो क्या ये लोग माने कुर्सी के बगैर वहां पर कंप्रोमाइज करने की स्थिति में होंगे? तो ये कई सवाल है, लेकिन उन सवाल का जवाब अभी नहीं मिलेगा पंकज जी। तत्काल तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार से आज यूनिलैटरली एक शपथ लिया है, कांग्रेस के साथ जो मंत्रिमंडल का गठन है 2-4 दिन के अंदर में होना ही होना है। अब देखिए कि मंत्री पद 4 होता है 3 होता है, ये सेकेंडरी है, लेकिन इतना तय है कि हेमंत सोरेन की डोमिनेंस पिछली मंत्रिमंडल से ज्यादा इस बार दिखेगी, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। चलिए, तो डोमिनेंस तो दिखेगा, उसकी बड़ी वजह भी है क्योंकि हीरो नायक तो अकेले हेमंत सोरेन है ना, या उनकी पत्नी कल्पना सोरेन है। सवाल यह भी उठ रहा है कि कल्पना सोरेन को भी बड़ा पद मिल सकता है। कल्पना सोरेन भी सरकार में हेमंत सोरेन के साथ मिलजुल करके काम करेंगी, क्योंकि बड़ी महिला फेस के तौर पर उभरी हैं कल्पना सोरेन और बड़ी नेता के तौर पर उभरी हैं। मैं चाहूंगा प्रियदर्शी रंजन जी आप जवाब दें, फिर यशोनाथ झा जी से भी पूछूंगा कि कल्पना सोरेन की भूमिका क्या सरकार में भी रहने वाली है। जरा आप बताइए प्रियदर्शी रंजन जी। मुझे लगता है कि कल्पना सोरेन का जो प्रयोग हुआ है झारखंड में, जेएमएम ने किया है, उसी फॉर्मूले पर आगे आने वाले दिनों में भी चलेगी। जन नायक के तौर पर, जन नायिका के तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश है हेमंत सोरेन की ओर से कि कल्पना सोरेन को एक ऐसा चेहरा बनाया जाए जो पैन इंडिया आदिवासियों के बीच मैसेज दे, न सिर्फ झारखंड, पैन इंडिया आदिवासियों के बीच। क्योंकि हेमंत सोरेन झारखंड से बाहर नहीं निकल पाते हैं आदिवासियों के बीच, आदिवासी राजनीति के बीच, क्योंकि सरकार चलाना होता है जब सरकार में होते हैं तो, और जब सरकार में नहीं होते हैं तो सरकार में आना होता है, उसकी राजनीति में अस्त व्यस्त रहते हैं। तो झारखंड से बाहर कल्पना सोरेन का शायद प्रयोग हेमंत सोरेन करें। हेमंत सोरेन बिहार की भी कुछ सीटों पर जेएमएम की नजर रहती है, बगल में छत्तीसगढ़ है, वहां पर आदिवासी बहुल इलाकों में जेएमएम की नजर रहती है, उड़ीसा में भी नजर रहती है। तो वैसे जगहों पर कल्पना सोरेन को जन नायिका के तौर पर या संगठन को मजबूत करने के लिए, आदिवासियों को जेएमएम की ओर आकर्षित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। सरकार में तो विधायिका हैं, तो सरकार में तो वैसे भी उनकी एक भूमिका होगी ही, लेकिन वैसी भूमिका मुझे नहीं लगता है कि वे मंत्री बनने जा रही या किसी आयोग के मेंबर बनने जा रही है। पार्टी में उनकी बड़ी भूमिका होने वाली है, पार्टी में उनका कद बढ़ने वाला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हो सकता है कि संगठन में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, कल्पना सोरेन को। अच्छा, और एक बात मैं कहना चाहूंगा हेमंत सोरेन को, जो चल रहा है मामला स्पीकर पद को लेकर के, मुझे नहीं लगता है कि हेमंत सोरेन स्पीकर पद कांग्रेस को देंगे, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से बिहार विधानसभा के स्पीकर की भूमिका महती हो गई है, कई ऐसे राज्यों में बिहार विधानसभा अध्यक्ष मुश्किल समय में निर्णायक हो गए, और वह उसको देखते हुए हेमंत सोरेन नहीं चाहेंगे कि स्पीकर का पद कांग्रेस के पास चला जाए। और स्पीकर का पद आज के तारीख में, आज के दिनों में मंत्री पद से ज्यादा महत्वपूर्ण। एग्जैक्टली, जब इतने बहुमत से कोई सरकार आई हो और वो जिस सरकार का हीरो खुद हेमंत सोरेन हो,
ऐसे में हेमंत सोरेन चाहेंगे कि स्पीकर का पद दे दें कांग्रेस को? क्या यशोनाथ झा जी, आपका अनुभव क्या कहता है? आपको क्या लगता है? कांग्रेस तो चांद तारे भी मांग सकती है, पर सवाल क्या है कि जेएमएम देना चाहेगी? यह बड़ा गंभीर सवाल। ये बात प्रियदर्शी जी ने जो कहा कि पहली बात तो स्पीकर का पद हेमंत सोरेन किसी भी कीमत पे मैं कह रहा हूं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे वो, और उनको स्वीकार करना भी नहीं चाहिए। ये भी बात है, अगर वो स्वीकार करते हैं तो ये राजनीतिक रूप से आत्मघाती होगा उनके लिए, इसलिए वो कतई स्वीकार नहीं करेंगे कि स्पीकर का पद वो अपने हिसाब से अपने पास से किसी दूसरे को दे, भले ही वो कांग्रेस हो, राजद हो, कोई भी पार्टी हो। दूसरी बात, कल्पना सोरेन की बात जो है, कल्पना सोरेन को सरकार में शामिल नहीं किया जा रहा है, ये तय है। वो बहुत संभावना है, बहुत संभावना है इस बात की है कि वो संगठन की कार्यकारी अध्यक्ष, जो अभी हेमंत सोरेन भी हैं, उनके साथ साथ वो कार्यकारी अध्यक्ष बने। और विस्तार की बात अभी तो नहीं है, फिलहाल जेएमएम के अंदर की जो बात है कि विस्तार की नहीं, वो जेएमएम विस्तार पर तब तक ध्यान नहीं देगा जब तक उसको झारखंड में अकेले दम पर बहुमत नहीं मिल जाए। तो वो अब अगला जो स्टेप होगा झामुमो का, वो होगा कि अपने बल पर बहुमत हासिल करने की कोशिश, और कल्पना सोरेन का इस्तेमाल उसी मोर्चे पर किया जाए। नहीं तो आप ये बताइए, कल्पना क्या सरकार का हिस्सा होंगी या संगठन संभालेंगी? पति पत्नी दोनों सरकार में होंगे या पत्नी संगठन देखेंगी, पति सरकार चलाएंगे? बिल्कुल। अभी कल्पना अभी संगठन चलाएंगे और हेमंत सरकार चलाएंगे। कल्पना संगठन चलाएगी, ये बड़ी बात है। सवाल ये है डॉक्टर संजय, कल्पना संगठन चलाएंगी। मुझे लगता है कि महिलाओं के बीच कल्पना की मौजूदगी, आदिवासी महिलाओं के बीच कल्पना की लोकप्रियता, फिर झारखंड में आदिवासी और नॉन आदिवासी के बीच में भी कल्पना सोरेन जिस तरीके से पॉपुलर होकर के उभरी हैं, ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश करेंगी। निश्चित रूप से हमने पहले भी कहा था कि जो 81 विधानसभा का जो झारखंड है, उसमें 31 विधानसभा ऐसा है जहां महिलाओं की संख्या अधिक है, माने महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। तो ये तो हर पार्टी इसको लेकर के चलेगी। इस बार ही देख लीजिए, बीजेपी कहाँ कोई वैसी महिला नेत्री पर दांव लगा पाई जो कल्पना सोरेन के पैरेलली खड़ा हो और उसी अंदाज में वो कनेक्ट हो रहे हों, लोगों को एड्रेस कर रहे हों, लोगों को कन्विंस कर रहे हों। तो कल्पना सोरेन पर दांव लगाएगी जेएमएम और संगठन की धार को ये मजबूत करेंगे। चूंकि जो मान लिया जाए कि वो ठीक है, अब वो आप ठीक है, संगठन की धार मजबूत करेंगे। मैं ये सवाल अभी सबसे लूंगा, यशोनाथ झा जी से भी पूछना चाहूंगा। आदिवासी बाहुल बेल्ट में बीजेपी 1 सीट जीत पाई, एनडीए 1 सीट जीत पाई, उसकी बड़ी वजह आपको क्या लगती है? उसकी बड़ी वजह यह है कि कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन के साथ थी, इसलिए चंपई सोरेन को तोड़ने के बावजूद एनडीए 1 सीट पर सिमट गई। उससे अच्छी स्थिति तो पिछले चुनाव में थी जब बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी। नहीं, मैं उसको केवल कल्पना सोरेन को ही नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि जो हेमंत सोरेन ने अपने बारे में आदिवासी अस्मिता से जोड़ करके और जो जेल जाने की बात, उस सहानुभूति का लाभ हेमंत सोरेन को मिला। और हेमंत सोरेन का जो फेशियल अपीयरेंस है, शिबू सोरेन के अंदाज में उसी तरह के बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, और जनता के बीच में उन्होंने कहा कि हम तो आपके लिए काम करना चाहते हैं, और जो मैया योजना है लोगों के सर चढ़ करके बोला। क्योंकि 4 महीना पहले उनके खाते लेकिन यशोनाथ झा जी, जब हेमंत सोरेन जेल गए तो चंपई सोरेन को उन्होंने सीएम बना दिया, लेकिन कल्पना सोरेन को क्या मैसेज दिया कि लोगों के बीच में जाओ और बताओ मेरे साथ क्या गलत हो रहा है? कल्पना लोगों के बीच में गई और बताने में कामयाब रही, तभी तो बड़ी नेता बनी। तभी तो हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ वो आदिवासी अस्मिता से जोड़ा जाने लगा, हेमंत सोरेन को सिंपैथी मिलने लगी और हेमंत सोरेन हीरो बन गए।
क्या आपको नहीं लगता कि जो काम कल्पना सोरेन को सौंपा गया था उन्होंने इतना बखूबी किया कि कल्पना सोरेन की सभा में उतनी भीड़ होने लगी जितना कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की सभा में होती थी? लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री की सभा में होती थी, गृह मंत्री की सभा में होती थी, तमाम बड़े नेताओं के सभा में होती थी। पंकज जी, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, 4 मार्च 2024 को गिरिडीह एक जगह है, गिरिडीह का झंडा मैदान, वहां जब पहली बार कल्पना सोरेन भाषण देने के लिए आई सार्वजनिक रूप से राजनीतिक मंच पे, अपनी पार्टी के राजनीतिक मंच पे, उस दिन उनका जन्मदिन भी था। उस दिन जो कल्पना सोरेन ने भाषण दिया था वो चंपई सोरेन या हेमंत सोरेन को लेके नहीं था। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत जो उनको इतना सहानुभूति मिली उनको जनता की, वो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सीता सोरेन की धोखाधड़ी, जिसको वो धोखाधड़ी कहती हैं, अपने परिवार से दगाबाजी, वो ज्यादा मैटर किया। आप अगर आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो सोनिया गांधी और मेनका गांधी का जो मामला था, लगभग वही वैसी ही बात कल्पना ने झारखंड के लोगों में लाके रख दिया। चलिए, तो अब ये भी बता दीजिए कि सीता सोरेन और चंपई सोरेन क्या करने वाले हैं आगे? चंपई सोरेन तो कुछ नहीं करने वाले हैं, वो तो अब क्या करेंगे? वो उनके पास है क्या? मैंने पहले भी कहा था, बहुत हल्ला हो रहा था कि 12 सीट पे तो 14 जेएमएम में वापस आएंगे। कई बार जेएमएम के तरफ से यह बात बोला गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सीता सोरेन की विदाई हो गई है, वो आदिवासी सीट से अब नहीं लड़ सकती हैं, जनरल सीट पे वो जीत नहीं सकती हैं। सीता सोरेन राजनीति से के हाशिए पे चली गई हैं, ये तय है। चंपई सोरेन भी अब 5 साल में वो 70-72 बरस के हो जाएंगे और धीरे धीरे वो राजनीतिक सूर्य जो है उनका वो अस्त होने की तरफ, मतलब अब ढलान पे हैं वो। प्रदीप झा जी, बीजेपी के सामने आपको विकल्प क्या दिखाई देता है? जरा शॉर्ट और ब्रीफ में बताइएगा। बीजेपी के सामने पंकज जी एक ही विकल्प है कि जिन कारणों से बीजेपी वहां चुनाव हारी है, उन कारणों पे बीजेपी को काम करना चाहिए। सबसे पहली बीजेपी की कमजोरी रही इस चुनाव में जो उजागर हुई है कि आदिवासियों के बीच जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। हाँ, आप आदिवासी की बात कह रहे हैं। अब सवाल यह है प्रियदर्शी रंजन जी, आदिवासी में और कौन चेहरा नजर आता है? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा के अलावा और कौन चेहरा नजर आता है? चंपई सोरेन भी बूढ़े हो चुके हैं। कोई और नजर आता है जो हेमंत सोरेन को फिलहाल चुनौती देता हुआ नजर आए? झारखंड में हेमंत सोरेन बना माहौल है। जेएमएम के पास हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन और शिबू सोरेन का लेगेसी, ये 3 सफिशिएंट रहा इस चुनाव को जिताने में। और पूरी फौज थी, पूरा काफिला था भारतीय जनता पार्टी के पास आदिवासी नेताओं का, बावजूद वो चुनावी संग्राम को जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। चलिए, तो मुझे लगता है कि एक सवाल अंतिम में मैं आपसे यशोनाथ झा जी पूछना चाहूंगा। आने वाले समय में आप देख पा रहे हैं कि जेएमएम बीजेपी के नजदीक भी चली जाएगी? ये अभी नहीं कहा जा सकता है, अभी तो ऐसी कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन कैबिनेट विस्तार जब होगा तो उस दिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कुछ ठोस बताने के से, मैं आकलन में भरोसा नहीं करता। मैं जब तक देखूंगा नहीं, समझूंगा नहीं चीजों को, मैं नहीं बोलता। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। चलिए, तो हेमंत सोरेन के सिर पे ताज बन गया है और सवाल ये उठता है कि कांग्रेस अभी तक अपने मंत्रिमंडल को लेकर के कोई फैसला क्यों नहीं कर पाई है? आरजेडी को कहाँ दिक्कत आ रही है? सीपीआई-एमएल क्या सोच रही है? और इसलिए हेमंत सोरेन ने अकेले क्यों शपथ लिया? ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। सवाल ये भी उठ खड़ा हो रहा है
कि अगर कांग्रेस ज़्यादा दबाव डालेगी तो उस दबाव की वजह से हेमंत सोरेन कुछ और भी सोच सकते हैं क्या? ये एक बड़ा सवाल है। प्रियदर्शी रंजन जी आपका, प्रदीप झा जी आपका, यशोनाथ झा जी आपका और डॉक्टर संजय कुमार आपका बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।